हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल मानवा मेंटर। और आज हम देखने वाले हैं पार्ट 11 ऑफ ट्रूली इमॉर्टल। सो बिना किसी भी देरी के लेट्स गो। वेल इसकी शुरुआत करने से पहले मैं आप लोगों को एक अपडेट देना चाहता हूँ कि हम लोगों ने एक बैकअप चैनल खोला है जिसका नाम है मानवा मेंटर। तो उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उसे आप क्लिक करके उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जितने भी बड़े वीडियोस वगैरह एंड जितने भी अपडेट्स वगैरह आएंगे मेजर, वो सब उस चैनल पे आ जाएंगे। इस चैनल पे भी वीडियोस वगैरह आएंगे, लेकिन उस चैनल पे मर्ज्ड वीडियोस आएंगे जो आप लोगों को मेजरली देखना पसंद भी है। एंड ये वाले चैनल को हम लोग मेन चैनल ही रखेंगे, वो बस एक बैकअप चैनल है वैसे। सो प्लीज़ उसको भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड हमें सपोर्ट करते रहिएगा। नाउ लेट्स बिगिन विद आवर चैप्टर ट्रूली इमॉर्टल पार्ट 11। सो चैप्टर की शुरुआत में हम देख सकते हैं कि जितने भी लोग हैं यानी कि असिस्टेंट वगैरह, सब लोगों ने गन पॉइंट करके रखा हुआ है फांगशु की तरफ। एंड फांगशु जो है वो बैठ के यांग को समझा रहा है कुछ ना कुछ। एंड तभी डायरेक्टर वांग जो है वो फांगशो को पॉइंट करते हुए बोलते हैं, फांगशो, आखिर ये तुम क्या बचकानी चीज़ बोल रहे हो? प्लीज़ कोई इसे अरेस्ट करो। जो मरा हुआ इंसान है उसे हम वापस नहीं ला सकते हैं, स्पेशली श्याओबे को तो नहीं ला सकते हैं। और उसकी जो बॉडी है वो कम्प्लीटली सुपरनेचुरल एंटिटी ने खा ली है, यानी कि डिवावर कर दी है। एंड जैसे ही एक असिस्टेंट फांगशो को अरेस्ट ही करने वाला होता है, तभी यांग जो है वो ऐसा हाथ पॉइंट करता है असिस्टेंट को रोकते हुए, और फिर वो बोलता है, मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं पागल हो जाऊँगा, क्योंकि एक्चुअली मुझे बिलीव हो रहा है कि ये जो बोल रहा है वो सच है। एंड तभी वो अपने सर पे हाथ रखता है और पूछता है कि क्या तुम सच में शियाबे को वापस ला सकते हो इस दुनिया में? एंड तभी फांगशो रिप्लाई करता है कि आखिर तुम कहाँ पे थे जब बेशु मरा था? क्या तुम मुझसे दूर थे? तभी यांग बोलता है कि मिसलीडिंग क्लू के वजह से मैं माउंटेन्स में था, जो कि क्विनबी टाउन में है। अगर मुझे पहले पता होता और मैं उस टाउन में चला जाता जहाँ पे श्याओ गया था, तो वो मारा नहीं जाता, और मुझे इस बात का बहुत अफसोस है। एंड जैसे ये सब चल रहा होता है, तभी फांग उससे पूछता है कि ठीक है, तो तुम मुझे अपना फ़ोन नंबर दो और मुझे कोई सा एक सीक्रेट बताओ जो सिर्फ तुम्हें पता है। एंड तभी यांग जो है वो उससे पूछता है कि फ़ोन नंबर और एक सीक्रेट, तुम तो अभी बात कर रहे थे श्याओ को वापस लाने के लिए, अभी तुम ये क्या बोल रहे हो? तभी फांग बोलता है कि मैं किसी भी मरे हुए इंसान को वापस नहीं ला सकता ज़िंदगी में। एंड जैसे ही वो ये बात बोलता है, यांग थोड़ा सा लाइक कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर ये बोल क्या रहा है। तभी फांग बोलता है कि लेकिन मैं जा सकता हूँ पास्ट में और रिवर्स कर सकता हूँ जो कि फ्यूचर में होने वाला है या फिर हो चुका है। एंड जैसे ही वो ये बात बोलता है, जितने भी वहाँ पे लोग होते हैं सब शॉक हो जाते हैं ये सुनने के बाद। एंड सब ये सोचने लगते हैं कि ये तो और ज़्यादा एग्जिजरेट करके बोल रहा है। एक मरे हुए इंसान को रेजरेक्ट करना ठीक है, मान सकते हैं एक लेवल पे कि ये कर सकता है, लेकिन पास्ट में जाना, फ्यूचर को बदल देना, ये बिल्कुल नॉनसेंस की तरह साउंड कर रहा है। श्योरली फांगशु कुछ ज़्यादा ही इमेजिनेशन में ज़िंदा रहता है। जैसे ये सब चीज़ें चल रही होती हैं, हम यांग को देखते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज रहता है। एंड वो फांग से पूछता है कि मैं एक स्पिरिट मास्टर हूँ, लेकिन तुम्हारी जो एबिलिटी है वो इतनी ज़्यादा ओवर पावर्ड कैसे है? एंड जैसे ये सब हो रहा होता है, हमें वो वाला सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो डायरेक्टर वांग के साथ था एंड उसने बोला था कि ये जो सुपर नेचुरल रेल्म है वहाँ पे मैं ट्रैवल कर सकता हूँ फ्यूचर और पास्ट में, जिसमें मैं विटनेस करता हूँ काउंटलेस डेथ, रीबर्थ, एक्सपीरियंस करता हूँ इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ को। ये जो फ्यूचर है मेरे लिए वो बस एक ड्रामा है, और मैं ऑब्जर्व कर सकता हूँ उसे और रिराइट कर सकता हूँ। एंड ये सब जो चीज़ें थी वो सब शेन सोच रही होती है। एंड वो ये सोचती है कि सो फांग जो बोल रहा था उस टाइम पे वो जैसे एक शो ऑफ नहीं था, बट एक वे था डिस्क्राइब करने का कि उसकी एबिलिटी इतनी ज़्यादा स्ट्रांग है कि वो पास्ट में जा सकता है और रिवर्स कर सकता है जो फ्यूचर में होने वाला है अपने हिसाब से। जैसे ये सब चीज़ें बाहर में ऐसे चल रही होती है, तभी फांग बोलता है कि मैं पास्ट में जाऊँगा, जब बेक्यू इंसिडेंट हुआ था, मैं कॉल करूँगा तुम्हें और नोटिफाई कर दूँगा कि तुम उसे बचा सकते हो। सो इसीलिए मुझे एक सीक्रेट चाहिए जिसकी मदद से तुम बिलीव कर सकते हो कि हाँ, मैं सच में ये सब चीज़ें कर सकता हूँ। और कैप्टन यांग, इसमें कोई बुराई नहीं है कोशिश करने में। एंड तभी यांग थोड़ा सोचता है और फिर सोचने के बाद वो बोलता है कि ये थोड़ा बहुत सेंस बना रहा है, इवन ये फेल होगा, आखिर मुझे लूज़ ही क्या करना है? तो फिर ये लो, मेरा फ़ोन नंबर है 138-75729-0725, क्योंकि मैं डायरेक्शनली चैलेंज्ड हूँ। जब शेओबे का वो एक्सीडेंट हुआ, मेरा जो फ़ोन है वो ब्लूटूथ से कनेक्टेड था नेविगेशन के लिए, सो मैं डेफिनेटली तुम्हारा कॉल उठा लूँगा। और एज़ फॉर जो सीक्रेट है, मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताता हूँ, श्योबे और जो मेरे बीच है सिर्फ। मैंने कभी प्लान नहीं किया था ये रिवील करने के लिए मेरी पूरी ज़िंदगी। मुझे इस बात का डर था कि श्योबे जो है वो फाइट करेगा मेरे साथ, वो भी मरते दम तक।
अगर उसे ये बात पता रहती, बट सिंस वो अभी मारा जा चुका है, मेरे लिए ये बिल्कुल मैटर ही नहीं करता। जो सीक्रेट है वो ये है कि एक्चुअली जब वो कैप्टन सिलेक्शन वाला कंपटीशन हो रहा था, तो श्योबॉय का जो स्टोमक है वो एक्चुअली अपसेट नहीं था। मैंने उसके खाने में लेक्सेटिव्स मिला दिया था, पर बिकॉज मेरी जो एबिलिटी है वो लक है, तो किसी ने मुझे सस्पेक्ट ही नहीं किया। एंड जैसे ही ये बात सब लोगों ने सुनी, सबके होश उड़ गए। एंड इवन डायरेक्टर वांग भी एकदम चुप हो गए और फिर अचानक से गुस्सा हो गए। वो ये बोलने लगे कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम्हारे उस हॉनेस्ट फेस के पीछे तुम इतना गंदा एक ट्रिक खेलोगे जीतने के लिए। एंड जैसे ही वांग ये बोलता है, तभी हम देखते हैं कि यांग जो है वो ये बोलता है कि क्या तुम मुझे ब्लेम कर सकते हो, ये सब उसकी गलती है, यानी कि श्योबे की गलती है। वेल, ये सब सारी चीज़ें हम भूल जाते हैं क्योंकि अब वो मारा जा चुका है, तो हम इन सब चीज़ों के बारे में बात नहीं करेंगे। तभी वो दोनों खड़े हो जाते हैं। एंड फांग बोलता है कि ये जो सीक्रेट है वो मेरे लिए इनफ है, सो वेट करना उस फ़ोन कॉल को लेके। एंड जैसे ही ये बात वो बोलता है, हम देखते हैं कि यांग जो है वो रोने लग चुका है। एंड फिर सब लोग एकदम चुपचाप है, ऐसी अब फांग कुछ करेगा, ऐसी अब फांग कुछ ना कुछ तो करेगा, पर वो एकदम चुपचाप रहता है। फिर वो मुड़ के बोलता है कि आखिर तुम सब मेरे तरफ ऐसे क्यों देख रहे हो, इस मीटिंग को कंटिन्यू करो। तभी यांग बोलता है कि क्या तुम अभी पास में नहीं जाने वाले थे कि तुम सारी चीज़ों को ठीक कर सकते हो? हम लोग सब इंतज़ार कर रहे हैं कि तुम अभी कुछ न कुछ करो। एंड तभी फांग हंसते हुए बोलता है कि मैंने कब बोला कि मैं बस अभी ही सब चीज़ों को ठीक करने वाला हूँ। एंड ये सुनते ही यांग थोड़ा गुस्सा हो जाता है, पर वांग पीछे से बोलता है कि इनफ यांगमिंग। उसके बाद वो सबको बोलता है कि इस नॉनसेंस स्पाउटिंग मैडमैन को आइसोलेशन रूम में डाल दो, यानी कि यांगमिंग को। एंड वांग ये भी बोलता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि अपना ये माइंड लूज़ करने वाला है और अपने एबिलिटीज़ का कंट्रोल भी लूज़ कर देगा। एंड जैसे ही ये बात वांग बोलता है, तभी यांग पीछे में मुड़ के उसे देखता है, एज इफ कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। तभी यांग फांग को बोलता है कि तुम भी मेरे साथ चलो कन्फाइनमेंट रूम में। फिर हम देखते हैं कि वो दोनों कन्फाइनमेंट रूम में आराम से बैठे हुए हैं। एंड तभी यांग बोलता है कि डायरेक्टर वांग कंसर्न होंगे कि मैं तुम्हें अपने साथ यहाँ पर लेके आ गया हूँ, तो तुम उन सब चीज़ों के बारे में प्लीज़ ज़्यादा मत सोचो। एंड ये बोलते ही यांग सोचने लगता है कि जो होप है रिवाइव करने की श्याओबे का, वो लाई करता है सिर्फ फांग के हाथों में। आखिर ये सच है या फॉल्स है, मैं ऑफेंड नहीं कर सकता अभी के लिए तो इसे। तभी फांग बोलता है कि मैं समझ सकता हूँ, क्यों नहीं, कि तुम मुझे अभी उस हेडलेस सुपर नेचुरल एंटिटी के बारे में बताओ और उस शैडो सुपर नेचुरल एंटिटी के बारे में भी, और साथ ही साथ मुझे डेप्यूटी कैप्टन बे के बारे में भी बताओ। फिर ये सुनने के बाद यांग एक सिगरेट जलाता है और बोलता है कि श्योबी की जो एबिलिटी है वो है सुपर स्पीड। वो पॉजेस करता है स्पीड जो कि फार बियॉन्ड है किसी भी अलग स्पिरिचुअल एवेकेंड इंसान से, जो उसे एब्सोल्यूट एडवांटेज दे देता है किसी भी बैटल में। लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा शर्म की बात है कि इस बार वो मारा गया। एंड ये सब होने के बाद हम देखते हैं कि वहाँ पे बहुत सारे सिगरेट्स के एशेस एंड ऑल पड़े हुए रहते हैं। एंड तभी क्या होता है कि कुछ टाइम ऐसे ही पार हो जाता है। उसके थोड़े देर बाद ही हम देखते हैं कि डायरेक्टर वांग और शेन दोनों ही बहुत ज़्यादा गुस्से में आते हैं और वो फांग से बोलते हैं कि फांग शो, जो नंबर्स तुमने लिख के दिए थे उनमें से एक भी डिजिट मैच नहीं हुआ, ये लो खुद से ही चेक कर लो तुम। और ये सुनने के बाद यांग जो है वो भी गुस्सा हो जाता है कि मैंने तुम्हें बोला था कि किसी भी मरे हुए इंसान को लेके ऐसे मजाक नहीं उड़ाया जाता। तभी फांग उस पेपर को देखता है जिसमें नंबर्स लिखे हुए हैं जो उस लॉटरी में जीते जाएंगे। फिर देखने के बाद वो बोलता है कि आखिर ये है इस रात का विनिंग नंबर। एंड शेन बोलती है कि तुमने सही कहा। क्या तुमने ये नहीं कहा था कि अगर तुमने गलत नंबर गेस किया तो तुम्हें अपनी ज़िंदगी से हाथ धोना पड़ेगा? सो लेट्स सी आखिर तुम इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करोगे और एक्सप्लेन करोगे खुद को। एंड जैसे ये सब हो रहा होता है हम देखते हैं कि फांग जो है वो अपना सर्जिकल नाइफ निकाल चुका है, यानी कि स्कैल्पेल, और वो उनकी तरफ देख के स्माइल करते हुए बोलता है कि डोंट वरी, मैं अपने वर्ड से नहीं हटूंगा। एंड जैसे ही ये होता है सब वांग, यांग और शेन तीनों एक साथ आ जाते हैं और वो बोलते हैं कि अपना जी ये जो वेपन है उसे नीचे रख दो। एंड शेन बोलती है कि फांग आखिर तुम करना क्या चाहते हो अभी। एंड जैसे ही वही सब चीज़ें बोल रहे होते हैं, फांग अपने आप को मार देता है उस स्कैल्पेल से। एंड वो मरने से पहले ये बोलता है कि वेल देन मैं तुम सबको दिन में देखता हूँ। सिंस वो इनकारनेट होने वाला है फिर से उसी सेम बॉडी में, यानी कि वो दिन में री होगा जैसे वो पहले हुआ करता था। उसके बाद हम देखते हैं कि फांगशु जो है वो वापस री हो चुका है। एंड सारी चीज़ें फिर से वैसे ही चल रही हैं जैसा पहले चल चुकी थी। लेकिन इस बार मेजर ऑफ द सीन स्किप हो चुके हैं क्योंकि हम लोग वो सीन बार बार देख चुके हैं। सो इस बार हम लोग सीधा
ब्यूरो डिपार्टमेंट से शुरू कर रहे हैं जहाँ पे वो लोग आते हैं। एंड तभी फांग ये सोच रहा होता है कि इस बार मैंने पहले से ही वो लॉटरी जो नंबर्स है वो लिख के शेन को दे दिया है, क्योंकि मुझे पता है कि कौन सा नंबर जीतने वाला है। एंड फिर वो अंदर जा रहे होते हैं। तभी फांग जो है वो प्रिटेंड करता है कि वो फ्यूचर देख सकता है और वो बोलता है यहाँ पे अभी एक मेल एम्प्लॉय आएगा जो एक फ़ोन को आंसर कर रहा होगा किसी एक कॉर्नर में। फिर जैसे ही वो ये एक बात बोलता है तभी एक एम्प्लॉय को कॉल आ रखा होता है और वो बोलता है कि हेलो, कौन है कॉल पे? मैं किसी भी घर को खरीदना नहीं चाहता हूँ, नहीं लोन लेना चाहता हूँ, स्विमिंग या फिर जिम जाना भी नहीं। क्या एक मसाज? मैं एक डिसेंट इंसान हूँ। एंड जैसे ही वो फ़ोन पे बात कर रहा होता है, शेन और उसका जो असिस्टेंट है वो दोनों शॉक हो जाते हैं और वो ये सोच रहे होते हैं कि क्या अभी इसने जस्ट प्रिडिक्ट किया ये सब। एंड फिर वो लोग अंदर जाने लगते हैं। अंदर जाते टाइम भी फांग फिर से प्रिडिक्ट करता है, यानी कि प्रिटेंड करता है प्रिडिक्ट करने का, कि जो इंसान है जो मिडिल ऑफ द सेकेंड टू द लास्ट रो में बैठा हुआ है वो स्ट्रेच करेगा एंड एक्सीडेंटली हिट कर देगा एक फीमेल एम्प्लॉय को। फिर वैसा ही सेम सीन होता है उस टाइम पे। एक एम्प्लॉय एक फीमेल को हिट कर देता है स्ट्रेच करते टाइम। एंड उधर पे उनकी कॉन्वर्सेशन चल रही होती है कि आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें देखा नहीं है। तभी वो फीमेल एम्प्लॉय बोलती है कि मैं हैंडल कर सकती हूँ ये सब चीज़ें, आखिर तुम मुझे टच कहाँ कर रहे हो? तभी वो एम्प्लॉय बोलता है कि आई एम सॉरी, मेरा मीन नहीं था ये सब चीज़ें करने का। तभी वो फीमेल एम्प्लॉय बोलती है कि स्टॉप इट, ऐसा मत करो। तभी ये देखने के बाद सैन का जो असिस्टेंट है यानी कि ली, तभी हम देखते हैं कि ली जो है वो बोलता है कि इसका ये मतलब है कि सच में फांग शो प्रिडिक्ट कर सकता है फ्यूचर को, क्योंकि अपनी अभी तक उसने जो भी चीज़ें बोली है वो वैसा का वैसा ही हो रही है। तभी शेन थोड़ा गुस्सा होकर बोलती है एंड कंफ्यूज भी होके कि ये बस एक रीजनेबल डिडक्शन है। एंड जैसे ये सब हो रहा होता है फांग अंदर जाता है और बोलता है कि ये जो रूम है ये ब्रेक रूम है ना, इस तरफ आ जाओ। एंड फिर वो ड्रायर्स खोलता है और उनमें से कुछ ना कुछ खाने की चीज़ें देख रहा होता है। एंड ये चीज़ देखने के बाद शेन और ली दोनों कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर कैसे ये पता है इसे। उसके बाद वो इन्हें कुछ ना कुछ खाने के लिए देता है, कॉफ़ी एंड ऑल। तभी शेन उससे पूछती है कि आखिर तुम पहले कभी इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो में आए हो? एंड ये सब जब चल रहा होता है फांग जो है 5 क्यूब्स शुगर के निकालता है और शेन के कॉफ़ी में डाल देता है। तभी ली बोलता है कि आखिर तुम्हें कैसे पता है कि इन्वेस्टिगेटर शेन जो है वो 5 शुगर क्यूब्स लेती है उसके कॉफ़ी में? एंड तभी फांग एकदम फ्लेक्स मारते हुए बोलता है कि मैंने तुम्हें बोला है कि मेरी जो आंखें हैं वो फ्यूचर देख सकती है। एंड तुम लोग ये जान लो कि डायरेक्टर वांग भी फ्री है, तो तुम्हें उनके पास जाना चाहिए और रिपोर्ट करना चाहिए। एंड ये सब सुनने के बाद शेन और ली दोनों कंफ्यूज होकर चले जाते हैं राइटर वांग को रिपोर्ट करने के लिए। तभी हम देखते हैं कि एक कार है जो कि जंगल में ऐसे ही डैश कर रही है। उसमें है हमारे यांग। एंड यांग को एक कॉल आता है, तो यांग कॉल उठाने के बाद बोलता है कि हेलो, आखिर कौन है कॉल पे? एंड तभी उधर से ये सुनाई देता है कि आधे घंटे में पेशु मारा जाएगा। एंड ये सुनते ही यांग जो है वो और ज़्यादा फास्ट डैश करने लगता है अपने गाड़ी घुमा के। एंड वो ये बोलता है कि ये तुम क्या कह रहे हो और तुम हो कौन? तभी उधर से हमें सुनाई देता है कि फांग होता है वो, और वो बोलता है कि मेरा नाम फांगशियो है, मैं प्रिडिक्ट कर सकता हूँ फ्यूचर को। एंड मैं करेंटली एक गेस्ट हूँ इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो में। अनलेस कोई चीज़ अनएक्सपेक्टेड होने वाली है, हम दोनों इन फ्यूचर जाके कोलीग्स बनने वाले हैं। और मैं फोर्स ही कर सकता हूँ कि बेशु मारा जाएगा एक सुपर नेचुरल एंटिटी के हाथों आधे घंटे में। अगर तुम उसे बचाना चाहते हो तो अभी भी तुम्हारे पास टाइम है। एंड जैसे ही ये चीज़ फांगशियो बोलता है, यांग बोलता है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता तुम कौन हो, बट तुम्हें एक चीज़ समझ लेना चाहिए कि किसी भी ऐसे इंसिडेंट को लेके मजाक करना डेडली हो सकता है। एंड तभी फांग उधर से बोलता है कि जो कैप्टन कंपटीशन था, तुमने बेशु को लैक्सेटिव्स दिए थे एक रात पहले, जिसके वजह से वो अंडर परफॉर्म कर गया। पर बिकॉज तुम्हारी जो एबिलिटी है वो लक है, तो किसी ने तुम पे सस्पेक्ट भी नहीं किया। एंड तभी ये सुनने के बाद यांग बहुत ही ज़्यादा नर्वस हो जाता है और वो बोलता है कि व्हाट द हेल, आखिर तुम्हें ये बात पता कैसे चली? मैंने ये सीक्रेट जो है वो किसी को नहीं बताया है अभी तक। एंड उधर पे कॉल पे फांगशो बोलता है कि बाइशु जो है वो चेस कर रहा है एक हेडलेस सुपर नेचुरल एंटिटी को एक अबांडन बिल्डिंग में, जो कि है आउटस्किट्स क्वीन बे टाउन में। पर वहाँ पे एक और शेडो सुपर नेचुरल एंटिटी है, वो बेशु के शेडो से ही इमर्ज होगा, वो भी एक क्रिटिकल मोमेंट में, और उसे एम्बुश कर देगा, जिसकी वजह से वो सीरियसली इंजर्ड हो जाएगा। एंड वो हेडलेस सुपर नेचुरल एंटिटी को मार नहीं पाएगा, अल्टीमेटली वो खुद ही मारा जाएगा। एंड ये सुनने के बाद यांग जो है वो बोलता है कि डैम इट, मुझे जल्दी से जल्दी जाना चाहिए, और वो क्वीन बी टाउन की तरफ निकल जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि फांग जो है वो कॉल को रख देता है और वो उस कॉन्फ्रेंस रूम में बैठा हुआ है, और वो उस गेस्ट रूम में बैठा हुआ है। एंड वो ये सोचता है कि अब ये सब जो सारी चीज़ें हैं वो कैप्टन यांग के ऊपर है कि वो क्या करता है। एंड तभी हम देखते हैं कि शेन जो है वो
जल्दी से अंदर आती है और वो बोलती है कि फांग शो, मैं आई हूँ कंडक्ट करने के लिए एक लाई डिटेक्टर टेस्ट को तुम्हारे ऊपर। एंड वो स्माइल करते हुए सोचती है कि ये इतना काम है, लेट्स सी आखिर ये कितने देर तक अपने एक्ट को छुपा के रखता है लाई डिटेक्टर के आगे। एंड जैसे ही वो उस लाई डिटेक्टर टेस्ट को रखती है, फांग बोलता है कि पूछ लो तुम्हें जो पूछना है। तभी शेन सोच रही होती है कि आखिर ये इतना ज़्यादा फेमिलियर कैसे है इस चीज़ को लेके। एंड शेन बोलती है फिर कि तो जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि, एंड इससे पहले कि शेन जो है वो उस क्वेश्चंस के सीरीज़ को कंप्लीट करती, फांग खुद ही बोलने लगता है कि मैं चूज़ करता हूँ 1, मैं फ़ाइट करूँगा सुपर नेचुरल एंटिटीज़ के अगेंस्ट में। एंड दूसरा सवाल, तो दूसरे सवाल का आंसर ये है कि मैं ज्वाइन नहीं करूँगा सुपर नेचुरल एंटिटीज़ के साइड को कभी भी। और अगर जावा ज्वाइन कर रहा है सुपर नेचुरल एंटिटीज़ को एंड आस्क कर रहा है मुझे कि मैं बिट्रे कर दूँ ह्यूमंस को, तो मैं पर्सनली उसे अपने रास्ते से हटा दूंगा। एंड जो लास्ट क्वेश्चन तुम पूछने वाली थी ये यही था ना कि एक स्पिरिट मास्टर बनने के बाद मैं क्या करना पसंद करूँगा। तो जो चीज़ मैं करना चाहता हूँ वो ये है कि जितने भी सुपर नेचुरल एंटिटीज़ है इस दुनिया में, मैं उन सबको मार देना चाहता हूँ। एंड ये सब सुनने के बाद शेन का जो मुंह है वो खुला का खुला रह जाता है और वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज एंड साथ ही साथ ऐसा फील कर रही होती है कि आखिर इसको इतना सारी चीज़ें कैसे पता है। एंड फिर फांग उधर पे उठता है एंड बोलता है कि ये जो टेस्ट है वो मैं पास हो चुका हूँ, सो लेट्स गो। और हम लोग वांग दहाई से मिल के आते हैं। एंड उधर पे शेंग पूरी तरीके से ब्लैंक हो रखी है एंड वो लाइट डिटेक्टर टेस्ट को देख के बोलती है कि क्या ये फेक है, क्या ये जो मशीन है वो टूट चुकी है। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि फांग जो है वो मिस्टर वांग के साथ में बैठा हुआ है। मिस्टर वांग उनसे बोलते हैं कि टू बी ऑनेस्ट मिस्टर फांग, एज ए न्यूली प्रमोटेड स्पिरिट मास्टर तुम्हारी जो एबिलिटी है वो फार अवे एक्सीड कर जाती है बाकियों की। तो ये बहुत ज़्यादा हार्ड है मेरे लिए कि बिलीव करना कि तुम प्रिडिक्ट कर सकते हो फ्यूचर को। एंड तभी फांग एकदम काम होकर बोलता है कि डायरेक्टर वांग, वहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं इस दुनिया में जिनकी जो एबिलिटी है वो मेज़र नहीं कर सकते हम कॉमन सेंस के हिसाब से, और मैं उनके सेम लेवल पे नहीं आता हूँ। एंड तभी वांग शेन की तरफ देख के बोलता है कि श्याओ शेन, वो जो लाइट डिटेक्टर का टेस्ट रिपोर्ट था वो मुझे दे दो। इन पे शेन सोच रही होती है कि मैं इसे इतना बुरे तरीके से पंच करना चाहती हूँ लेकिन ये बहुत बुरा है, मैं इसे मार नहीं सकती। तभी शेन एकदम शाय होके और नीचे देखते हुए बोलती है कि मैंने नहीं लिखा है अभी तक रिपोर्ट को, क्योंकि मेरे सवाल पूछने से पहले ही फांगशो ने फ्यूचर देख लिया था और सारे के सारे जितने भी सवाल थे उन सबको प्रिडिक्ट करते हुए उसने परफेक्ट आंसर्स दिए हैं। एंड जो स्पिरिचुअल लाइट डिटेक्टर है वो ऑफ नहीं हुआ पूरे के पूरे प्रोसेस में। एंड तभी फांग सोच रहा होता है कि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे एक ना एक वीकनेस ढूंढना पड़ेगा इस एबिलिटी को लेके, यानी कि ये जो फ्यूचर प्रिडिक्शन वाली एबिलिटी है, ताकि इनके जो डाउट्स हैं वो सब खत्म हो सके। एंड तभी फांग कुछ ना कुछ अपने दिमाग में बनाता है और बोलता है कि ऑल्दो ये जो प्रिडिक्ट करना है फ्यूचर को, ये कंज्यूम नहीं करता है ज़्यादा कुछ, क्योंकि ये जो प्रिडिक्शन है वो मेरे दिमाग में एक फ्लड की तरह है जो एक्सेस इन्फॉर्मेशन को भेजती है, लेकिन ये आता है एक ग्रेट कॉस्ट के साथ, जो कि है स्पिरिचुअल ओवरलोड, जिसका ये मतलब है कि मैं प्रिडिक्ट नहीं कर सकता हूँ डिस्टेंट फ्यूचर को। एंड इसका यही रीज़न है कि मैं अपनी एबिलिटी को इतना ओपनली यूज़ कर रहा हूँ। एंड इसका जो मेन रीज़न है वो ये है कि मुझे अट्रैक्ट करना है आप लोगों के अटेंशन को, यानी कि अटेंशन ऑफ द बी इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो डिपार्टमेंट। एंड मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ, देयर बाय मुझे मिलेगा स्पिरिट इंसेंस, ताकि मैं स्टेबलाइज कर सकूँ अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को। एंड ये सुनने के बाद डायरेक्टर वांग सोचने लगते हैं एंड वो सोचते हैं कि आई सी, तो ये जो लॉजिक है वो अभी सेंस बना रहा है, यानी कि ये क्लोज लूप है, परफेक्टली रीजनेबल। तभी डायरेक्टर वांग बोलते हैं कि मिस्टर फांग, आखिर तुम किस टाइप की सैलरी हमसे एक्सपेक्ट कर रहे हो ब्यूरो को ज्वाइन करने के लिए। स्पिरिचुअल एसेंस जो है वो हमारे लिए इशू नहीं है, लेकिन एक जो स्पिरिट मास्टर है जो फ्यूचर देख सकता है उसे मुझे रिक्रूट करना ही पड़ेगा। तभी फांग बोलता है कि सेकेंड लेवल स्पिरिट मास्टर की जो सैलरी है प्लस मुझे एक्स्ट्रा स्पिरिट एसेंस चाहिए हर महीने। एडिशनली अगर तुम्हें मेरी कभी भी ज़रूरत पड़े, यानी कि मेरी एबिलिटी की, तो तुम्हें मुझे एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा बाद में। तभी वांग उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि अगर हम कंफर्म कर ले कि तुम प्रेडिक्ट कर सकते हो फ्यूचर को तो मैं एग्री कर जाऊंगा तुम्हारे टर्म्स को, लेकिन ये एक्स्ट्रा पेमेंट की बातें जो तुम बोल रहे हो मुझे इस बात से थोड़ी घबराहट है। तभी फांग एकदम चौड़ में आके बैठ के बोलता है कि डायरेक्टर वांग, मुझे ऐसा लगता है कि तुमने अभी तक रियलाइज़ नहीं किया है जो मेरी वैल्यू है प्रिडिक्ट करने की फ्यूचर को वो कितनी ज़्यादा बड़ी है। पर खैर कोई बात नहीं, मैं प्रिपेयर करके आया हूँ एक बड़ा सा गिफ्ट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो के लिए, वो भी एडवांस में। तभी वांग थोड़ा कंफ्यूज होकर वो सोचते हैं कि मुझे एक ऐसी ओमिनस फीलिंग क्यों आ रही है। एंड वो बोलते हैं कि आखिर क्या गिफ्ट के बारे में तुम बोल रहे हो। तभी फांग एकदम स्माइल करते हुए एक डेविलिश स्माइल देता है और बोलता है बेशू की ज़िंदगी। एंड ये सुनने के बाद
डायरेक्टर वांग जो है वो बिल्कुल अजीब होकर पूछते हैं कि क्या, ये तुम क्या कह रहे हो। उसके बाद जैसे ही डायरेक्टर वांग ये सुनते हैं कि बाईशू की लाइफ, वो अचानक से खड़े उठते हैं और वो बोलते हैं कि क्या तुम मुझे थ्रेटन कर रहे हो बेशु की ज़िंदगी को लेके। तभी फांग स्माइल करते हुए बोलता है कि अगर तुम एंशियस हो तो तुम्हें कॉल करना चाहिए बेशु को अभी के अभी। एंड जैसे ही ये सब हो रखा होता है एंड जैसे ही ये बात फांग बोलता है, डायरेक्टर वांग जो है वो शेन की तरफ इशारा करते हैं। ऐसे वो इशारा ऐसा था कि जाके फांग को अभी पीटो। तभी शेन फांग की तरफ जाती है एंड जैसे ही वो उसके क्लोज जाती है, हम देखते हैं कि कोई इंसान दरवाज़ा खोल के फटाक से अंदर आता है। अंदर भी डायरेक्टर वांग गुस्सा होकर बोलते हैं कि मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है कि इतना ज़्यादा हैस्टी मत बिहेव किया करो अपने एक्शंस को लेके। पर हमें दिखता है कि वो कोई असिस्टेंट नहीं है, वो तो यांग है। एंड तभी वो अंदर आके बोलता है कि डायरेक्टर वांग, क्या तुम्हारे पास ऐसा कोई इंसान है जिसका नाम फांगशू है हमारे ब्यूरो में। तभी वांग कंफ्यूज होकर बोलता है कि आखिर तुम वापस कैसे आ गए और बेशू कहाँ है। तुम इन्वेस्टिगेट कर रहे थे ना हेडलेस सुपरनेचुरल एंटिटी को एक साथ तुम दोनों। तभी यांग जो है वो सारी चीज़ों को इग्नोर करते हुए बस बोलता है कि श्योबे श्योबे जो है वो सीरियसली इंजर्ड है और वो हॉस्पिटल में है, पर ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर फांगशियो कहाँ है। एंड उधर पे हम देखते हैं कि शेन जो है वो अपने पावर्स का यूज़ करके फांग को भी मारने ही वाली होती है और वो ये बोल रही होती है कि आखिर तुमने डिप्टी कैप्टन बे के साथ क्या किया। एंड उसी टाइम पे फांग जो है वो ये सोच रहा होता है कि जस्ट सीरियसली इंजर्ड, इट सीम्स कि वो बच गया। एंड तभी वांग जो है वो यांग को ये बोलता है कि जिस इंसान को तुम ढूंढ रहे हो वो राइट तुम्हारे सामने है। इसने बोला कि इसने ब्यूरो को एक बहुत बड़ा एक गिफ्ट दिया है एंड इसके बोलने के बाद ही तुम इतने जल्दी अंदर आ गए रिपोर्ट करने के लिए कि बीएचयू जो है वो सीरियसली इंजर्ड है। आखिर ये कैसा गिफ्ट हुआ। एंड जैसे ये सब हो रहा होता है हम देखते हैं कि यांग जो है एकदम स्माइल करते हुए बोलता है कि हाँ, ये सही बोल रहा है, ये बिल्कुल ही एक बहुत ही बड़ा सा गिफ्ट है हमारे लिए। एंड ये सुनने के बाद शेन जो है वो कंफ्यूज हो जाती है कि ये गिफ्ट कैसे हो सकता है। तभी यांग जो है वो फांग की तरफ देख के बोलता है कि तो तुम फांगशियो हो है ना। एंड वो उसे जाके हक कर लेता है टाइटली एंड वो बोलता है कि थैंक यू तुम्हारे एडवाइस के लिए एंड तुम्हारा जो मॉर्निंग कॉल था उसके वजह से मैं जल्दी से जल्दी वहाँ तक पहुँच पाया और मैंने शियोबी की जो ज़िंदगी है वो बचा ली। अदरवाइज़ वो सच में एक बहुत बार एक डेंजरस सिचुएशन में होता। एंड मैं जब उस सीन में अराइव हुआ तो जितनी भी सारी चीज़ें थी वो एग्जैक्टली वैसे ही हुई जैसे तुमने बताया था। एंड ये सब जब चल रहा होता है तब हम देखते हैं कि शेन और वांग जो है वो कंफ्यूज हो रखे हैं। वो ये सोच रहे हैं कि ये दोनों कर क्या रहे हैं। तभी वांग जो है वो स्माइल करते हुए बोलता है कि डायरेक्टर वांग, क्या तुम सेटिस्फाइड हो मेरे गिफ्ट से। एंड यू मिस शेन, तुम अपने जो पावर्स है अब उन्हें शांत कर सकती हो। एंड ये सुनने के बाद शेन एक्चुअली ज़्यादा गुस्सा हो जाती है पर उसने अपने पावर्स को कंट्रोल कर लिया एंड वो ये सोच रही है कि फांगशो ने एक्चुअली सेव किया है ग्रीन वाइन सिटी के टॉप स्पिरिट मास्टर को, वो भी बस एक फ़ोन कॉल से। क्या ये सच में हो सकता है द सुपर पावर ऑफ आवर डिपार्टमेंट, जिसके पास है फ्यूचर प्रेडिक्ट करने की पावर। जब ये सारी चीज़ें हो रखी होती हैं तभी वांग बोलता है कि अगर बेशु का जो सिचुएशन है वो मैनिपुलेट नहीं किया गया है तो तुम्हारी जो एबिलिटी है वो इंडीड एक्सट्रीमली हाई स्ट्रेटेजिक वैल्यू कंटेन करती है और मैं एग्री कर सकता हूँ तुम्हारे टर्म्स के साथ। पर अभी के लिए शियाओटोंग, मिस्टर फांग को रेस्ट एरिया में लेके चले जाओ इंतज़ार करने के लिए। हम लोग डिस्कस करेंगे इन सब चीज़ों के बारे में बाद में, जब वो जो लॉटरी का रिजल्ट है वो अनाउंस हो जाएगा। एंड यांग मिंग, प्लीज़ थोड़ा तुम पीछे हट जाओ। एंड हम यांग मिंग को देखते हैं कि वो एकदम रो रहा होता है। तभी वो अपना फेस का एक्सप्रेशन बदलता है और बोलता है कि ओह। एंड वो फांग के कान में फुसफुसाते हुए बोलता है कि मैं तुम्हें ढूंढ के बाद में आऊँगा तुमसे बात करने के लिए। एंड फांग बोलता है कि ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि फांग को रेस्टिंग एरिया में बिठा दिया जाता है, वो भी शेन के साथ। एंड तभी शेन सोच रही होती है कि ये जो लड़का है इसने नॉट ओनली मेरे हैबिट्स को प्रेडिक्ट किया, इवन उसने मेरे टैटू जो कि प्राइवेट प्लेस में है उसको भी देख लिया है। मुझे ऐसा फील होता है कि मैं एक कम्प्लीटली नेकेड हूँ इस इंसान के आगे एंड मेरा कोई भी सीक्रेट नहीं बचा है। लेकिन आखिर ये मेरे नेक को इतना ज़्यादा स्टेयर क्यों कर रहा है। एंड तभी हम देखते हैं कि फांग जो है वो अपने पॉकेट में अपने स्कैल्पल को पकड़ के रखा हुआ है और वो ये सोच रहा होता है कि शेन का जो नेक है वो बिल्कुल मेरे वाइफ की तरह है, वाइट और स्लेंडर। मैं ये जो स्कैल्पल है वो सीधा इसके नेक में घुसा देना चाहता हूँ। लेकिन ह्यूमन जो ब्लड है वो वार्म होती है अनलाइक सुपर नेचुरल एंटिटीज़ को लेके, जैसे कि मेरी जो वाइफ है। पर क्या मेरी वाइफ ब्लीड करेगी। अगर उसका जो ब्लड है वो मेरे ऊपर आकर छिटक गया जब मैं उसे मारूंगा तो वो ठंडा फील होना चाहिए, है ना। एंड पार्ट 11 जो है वो ऐसे ही ख़त्म हो जाता है। वेल मेरी रिकवरी अभी हो रही है एंड मेरा तबीयत भी काइंड ऑफ बेटर है। सो आई एम बैक टू वर्क एंड आई एम हियर टू प्रोवाइड यू
द बेस्ट एपिसोड्स फिर से। सो थैंक यू स्टिक करने के लिए एंड आई लव यू गाइस। अपना ध्यान रखो।